वंदना गीत। आइए शुरू करते हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। आइए इसके बाद कामना गीत। कामना गीत हम साथ साथ कामना करते हैं। कामना है हमने की यह पूर्णता हो नित निरंतर, कामना है हमने की यह पूर्णता हो नित निरंतर, न्यायता हो धर्मता हो सत्यता हो नित निरंतर, न्यायता हो धर्मता हो सत्यता हो नित निरंतर, परिवार मानव हो प्रमाणित, न्याय तृप्तता हो सभी में, परिवार मानव हो प्रमाणित, न्याय तृप्तता हो सभी में, संबंधों में मूल्य प्रमाणित, संबंधों में मूल्य प्रमाणित, हो शांतिमयता नित निरंतर, न्यायता हो धर्मता हो सत्यता हो नित निरंतर, कामना है हमने की यह पूर्णता हो नित निरंतर। नमस्ते मित्रों, मानवीय सोच शिक्षा संस्थान अछोटी जिला दुर्ग में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद अर्थात चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रयोग पिछले 18-20 वर्षों से चल रहा है, जिसमें शिक्षा कैसी हो इस पर विशेष ध्यान दे करके वर्तमान शिक्षा के सही विकल्प की एक अवधारणा हम सबके बीच में आया है। 2006 में इस दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर कलाम जी से उनकी भेंट हुई और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दर्शन की बात को समझते हुए वो इतने प्रभावित हुए, उनको इतना ये दर्शन अच्छा लगा कि 14 अगस्त 2006 के राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अभी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बच्चों के जो 25,000 घंटे लगते हैं, अगर चेतना विकास मूल्य विधि से उसको पढ़ाया जाए तो ये केवल 20,000 घंटों में संपन्न हो सकता है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में अपनी जो बात कही उसको एक वर्षीय अध्ययन किए हुए छत्तीसगढ़ के SCERT के अनेक शिक्षकों ने, अनेक प्राध्यापकों ने जी करके देखा, उनको समझने का प्रयास किया।
अभ्युदय संस्थान की स्थापना 2001 में जनवरी में हुई और आदरणीय नागराज जी के माध्यम से सहअस्तित्ववाद, मध्य दर्शन या जिसको लोग भाषा में या जीवन विद्या शिविरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो मूलतः उसको समाज तक पहुंचाने के क्रम में अभ्युदय संस्थान की स्थापना हुई। और मध्य दर्शन के बारे में कहें तो बेसिकली मानव का अध्ययन और वो शिक्षा और समाज के रूप में स्थापित हो सके, ये अभ्युदय संस्थान की एक मुख्य भूमिका रही। इस क्रम में एक टीम जो रायपुर में रही और देश भर के बाकी मित्रों के सहयोग से आदरणीय नागराज जी के मार्गदर्शन में दर्शन की रोशनी में शिविरों का आयोजन का एक क्रम चला और धीरे से 2007 में अग्निहोत्री जी के माध्यम से और उस समय तत्कालीन शिक्षा सचिव और SCRT निदेशक नंद कुमार जी के माध्यम से स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ में एक अभिनव प्रयोग शुरू हुआ कि दर्शन की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप और जो वर्तमान शिक्षा, जो प्रचलित शिक्षा है, उसके साथ साथ हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आदरणीय नागराज जी या मध्य दर्शन इस बात पे फोकस करता है कि मानव का अध्ययन हो सकता है। जैसे हम क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जड़ संसार का अध्ययन कर सकते हैं, उसी तरह से मानव का अध्ययन भी किया जा सकता है और उसको और उसके परिणामों को परिवार में, समाज में जिया जा सकता है। इस बात पे भरोसा हमको भी शिविरों के क्रम में करते हुए और कराते हुए हुआ और नंद कुमार जी के शिविर करने के बाद उनका जो उत्साह बढ़ा, उसको लेके शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर उसको ले जाने की एक तैयारी हुई और उस दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अभ्युदय संस्थान में लगातार शिक्षकों के और SCRT के जो सक्षम अधिकारी थे उनके साथ शिविरों के माध्यम से मुख्य रूप में एक दृष्टि में बदलाव आता है। यदि अभी की पूरे चलन को देखें तो एक सवाल तो उठता है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों। सारी मेहनत के पीछे ये दिखाई देता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में सुविधाओं की कमी को भरना चाहता है, किसी भय और अभाव से मुक्त होना चाहता है। एक शब्द में कहें तो वो मानवता का पोषण अपने भीतर की उस मानवता को उद्घाटित करना चाहता है और मानवता का पोषण करना चाहता है। लेकिन अभी के फैलाव को देखें तो यदि व्यापार को देखें तो उसमें मानवता के विरोध में जाके हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। शिक्षा से जो कुछ हम पा रहे हैं उसमें पूरी तरह से मानव और मानवीयता को समझ पाए, ऐसा उसके बाद के शिक्षा के बाद में जीते हुए देखें तो उसमें हमको कम पड़ता हुआ दिखाई देता ही है। तो जब हम सारी राजनीतिक ढांचों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसा उस दिशा में जाता है जो मानवता के विरोध में जा रहा है या मानवता के अनुकूल नहीं है। तो एक प्रयास दर्शन के माध्यम से हुआ कि मानव को समझा जा सकता है और एक परिवार में रहते हुए परिवार मानवता के पोषण के अर्थ में हो, व्यापार मानवता के पोषण के अर्थ में हो, संविधान मानवता के पोषण के अर्थ में हो, शिक्षा मानवता के पोषण के अर्थ में हो, इस तरह से पूरी शिक्षा को और पूरी व्यवस्था को सजाया जा सकता है। इस भरोसे के साथ स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ में नंद कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय नागराज जी के मार्गदर्शन में एक शानदार काम शुरू हुआ जिसके कुछ अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं। जी भैया, जैसे शिक्षा विभाग में भी इस तरह के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? देखिए, जब शिक्षा विभाग में इस तरह के प्रयोजन के अध्ययन पे अपन बात करना चाह रहे हैं तो मुझको एक बहुत अच्छा संदर्भ याद आता है। गुजरात के एक पुलिस एकेडमी के शिविर में उनके DG ने बहुत अच्छा शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने लोगों को बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं सभी तरह की, फॉरेंसिक की और जो भी कानून की, लेकिन उस ट्रेनिंग का उपयोग वो कहाँ करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। उसी सेम एग्जाम्पल को हम सब जगह ला सकते हैं। हम एक इंजीनियर तैयार करते हैं लेकिन वो इंजीनियरिंग नॉलेज का उपयोग किस तरह से करेगा, मानवता के पोषण के लिए करेगा या वो अपने सुविधा संग्रह के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर अपने मेडिकल साइंस का जो एक्सपर्टीज़ है उसका उपयोग मानवता के लिए करेगा या मानव के शोषण के लिए भी कर सकता है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। तो जितने भी तमाम विधाओं की हम बात करते हैं, तो चाहे हम वर्तमान शिक्षा में जो कुछ भी हम योग्यता, जो कुछ भी एक्सपर्टीज़ हम किसी भी दिशा में दे रहे हैं, उसका उपयोग वो किस दिशा में करेगा,
इसको हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और ये बिल्कुल पुरानी कहावत जैसा हो गया, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। तो 20 साल की मेहनत, इतना बड़ा समाज, इतनी सारी सरकारें, इतने सारे शिक्षा विभाग, सबका एक सम्मिलित प्रयास, लेकिन जब आउटपुट आता है वो आउटपुट सही अर्थ में मानवता के लिए नियोजित हो, समाज के लिए नियोजित हो, देश के लिए नियोजित हो, धरती के लिए नियोजित हो, उस पॉइंट पे आके एक सोचनीय स्थिति है। जब दर्शन की रोशनी में, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हम शिक्षा के स्वरूप की, शिक्षा के प्रयोजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोनों बातें कर रहे हैं कि उसके पास जो स्किल पक्ष है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो, और उस डॉक्टरी के ज्ञान का जो उपयोग करने की उसकी दृष्टि हो वो मानवता के पोषण के अर्थ में हो, वो कहीं भी मानवता के विरोध में ना जाए। वो अपनी इंजीनियरिंग का, अपनी तमाम और विधाओं में जो भी कुछ योग्यता उसने पाई है उसको वो सही दिशा में प्रयोग कर सके, ये शिक्षा के प्रयोजन को स्थापित किया जा सके, व्यावहारिक रूप में स्थापित किया जा सके, इस अर्थ में दर्शन में अप्रोच। अध्ययन की प्रक्रिया क्या रही, तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि भैया जो अछूटी में शिक्षक विभाग के शिक्षक आए, वे अध्ययन प्रक्रिया और अध्ययन वस्तु क्या रहा भैया? हाँ, अध्ययन प्रक्रिया के रूप में, अध्ययन के क्रम में पहला स्टेप रहता है जिसमें कि 8 दिन का जीवन विद्या शिविर के रूप में होता है, जिसमें कि दर्शन का एक बर्ड व्यू लोगों तक पहुंच जाए। वो दर्शन के बर्ड व्यू के रूप में कहें तो जो मौलिक रूप में हमने 3 क्वेश्चन की बात कही कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इसकी क्लैरिटी उसको एक बर्ड व्यू के रूप में आ जाए, तो ये शिविर से एक उसका एक व्यू पूरा बन जाता है कि आखिर मुझको ये क्यों समझना है और वर्तमान शिक्षा में क्या गैप है जिसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि NCF 2005 भी बहुत सारी मानवता की बात करता है, शिक्षा को क्लासरूम से बाहर लाने की बात करता है, जीवन से जोड़ने की बात करता है। व्यावहारिक रूप में कहा जाए तो NCF 2005 का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको पूरा करने के क्रम में दर्शन का जो एक स्वरूप सामने आया है उससे एक उत्साह की स्थितियाँ बनी हैं। शिक्षकों में अध्ययनशीलता को आपने कैसे पहचाना? देखिए, शिक्षकों में अध्ययनशीलता को पहचानने का एक संदर्भ ये है कि धरती पे हर मानव जब पैदा होता है, हर बालक में हम इस बात को देख सकते हैं कि उसमें जिज्ञासा है, वो क्वेश्चनिंग माइंड के साथ होता है। कभी किसी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, सभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। किसी भी बच्चे के साथ यदि अन्याय होता है, बराबरी का व्यवहार नहीं होता है, तो वो उस पर क्वेश्चन खड़े करता है। वो सही को सीखना चाहता है, वो सही जीना चाहता है, और जैसे जैसे उसके सामने सही आता है वो सीखता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि यदि 24 घंटे में देखें कि बच्चा खाने की चीज़ ज़्यादा मांगता है या बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा समय क्वेश्चन पूछता है। इससे ये तो निष्कर्ष आता है कि बच्चे के भीतर मूलतः जो मानव और पशु में जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मानव में समझने की ताकत है, मानव एक समझ के जीने वाली चीज़ है, तो मानव में वो चीज़ दिखाई देती है, तो शिक्षकों में भी वो चीज़ दिखाई देती है। जैसे जैसे उनकी ये क्लैरिटी बनती है कि समझना अपने आप में सुखदायी काम है, समझाना अपने आप में सुखदायी काम है, उस समझ के अनुरूप जीना अपने आप में सुखदायी काम है, तो शिक्षा का काम उनके लिए एक सहज अपने सुखी होने के क्रम में एक प्रक्रिया निकल के आ जाती है। तो इससे उनमें जो व्यवहार रूप में देखा कि जो सरकार में TADA और तमाम जो फैसिलिटीज़ शिक्षकों को देते हैं कि वो किसी ट्रेनिंग में जाएं, तो हमने लगातार दिल्ली में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। एक बार 8 दिन के परिचय शिविर से, जीवन विद्या परिचय शिविर से गुजरने के बाद ऐसे तमाम शिक्षक हमने देखे जिन्होंने कहा कि हमको इसके लिए कोई TADA नहीं चाहिए। ऐसे भी शिक्षक देखे जिन्होंने कहा कि यदि सरकार ये सुविधा हमको छुट्टी के रूप में नहीं देती है तो हम अपनी छुट्टियां लेके जाना चाहेंगे। तो ये उनमें दिखाई देता है कि वो तो सही अर्थों में ज़िंदगी को समझना ही चाहते हैं, और ज़िंदगी को समझना समझाना एक सुखदायी काम है ना। इसके लिए जो मोटिवेशन है, इसके लिए जो प्रेरणा है, अपना संसाधन लगा के जो समझने की जिज्ञासा है, ये प्रयास हमको दिखाई देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिक्षकों में अध्ययनशीलता की कमी नहीं है। एक है अध्ययनशील शिक्षकों का शिक्षा विभाग में कैसे उपयोगिता हो सकती है, और दूसरा है ये शिक्षकों का शासन के साथ समाज में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, एक बार मानव के बारे स्पष्टता बनती है तो एक तो शिक्षकों का ही नहीं, हम माँ बाप के हम सभी में एक मान्यता बनी रहती है। कुछ लोग पिछड़े तबके से आते हैं, कुछ लोग अगले तबके से आते हैं, जातियों के आधार पे हमारी मान्यताएं हैं, अमीरी गरीबी के आधार पे हमारी मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह की हमारी बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई हैं। तो सभी समझ सकते हैं ये शिक्षकों में स्वीकार होता है, सभी समझ सकते हैं। तो शिक्षकों के प्रयास अपने तरीके से उनके
प्रयास में एक प्रभाविता आ जाती है, क्लास में उनकी डिलीवरी में एक जो बच्चों मानव को समझने के आधार पे जो बच्चों से के साथ में कनेक्ट बन पाता है, वो कनेक्ट ही उनकी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाने में बहुत एक आरामदायक स्थिति को बना देता है। तो शिक्षकों की प्रभावशीलता, उनकी दृष्टि में परिवर्तन, बच्चों के साथ में संवेदनशीलता, बच्चों के साथ में एक न्यायपूर्ण व्यवहार, अपनी डिलीवरी से बच्चों में जो हम लर्निंग और टीचिंग की बात करते हैं, तो इस बात पे भी बहुत गहराई से ध्यान जाता है कि लर्निंग नहीं हुई है तो टीचिंग नहीं हो रही है, और यदि लर्निंग नहीं हो रही है तो मेरी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है, मेरी से उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है तो मेरी खुशी नहीं हो सकती है। तो शिक्षकों की प्रभावशीलता जिस तरीके से बढ़ती है, उनकी स्वप्रेरकता जिस तरीके से बढ़ती है, और बच्चे जिस तरह से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो मानव का जो संबंध है वो क्लैरिटी आने के बाद में क्लास का, कक्षा का पूरा वातावरण बदल जाता है। एक ये वाला है कि अध्ययनशील शिक्षकों का शासन के साथ समाज में क्या भूमिका हो सकती है? जी, जब शिक्षकों का समाज और शासन के साथ भूमिका की बात करते हैं, देखिए ये बात तो बहुत साफ हम सभी स्वीकारते हैं। यदि एक मौलिक प्रश्न पूछे जाएं कि बेसिकली शासन समाज के लिए है कि समाज शासन के लिए, तो ये बहुत स्पष्ट रूप में हमको स्वीकार होता है कि शिक्षा ही एकमात्र वो जगह है जहाँ एक बच्चा अपना 20 साल लगाता है और शासन उससे ये अपेक्षा करता है कि वो सही अर्थों में एक देश का बेहतर नागरिक के रूप में तैयार हो सके। हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं, संविधान के प्रियम्बल की हम बात करते हैं, जो कि हर क्लास 1 से लेकर 12 तक की हर बुक के पहले पृष्ठ पे प्रियम्बल से ही हम शुरू करते हैं, उसमें हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सभी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सके, है ना। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि शिक्षा की सफलता इस बात में है कि 20 साल की शिक्षा पाने के बाद, या स्कूली शिक्षा कहें हम 12-15 साल की शिक्षा पाने के बाद, एक बच्चे में एक राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की समझ पैदा हो सके। यदि न्याय की समझ पैदा होगी तो वो मानव के साथ में और प्रकृति के साथ में अन्याय करने की तरफ नहीं जाएगा, पर्यावरण में प्रदूषण होने की तरफ नहीं जाएगा, मानव के साथ में गलती, मानव के साथ में जो यदि उसको स्पष्टता बन गई तो मानव के साथ में, तो मानव और प्रकृति के साथ में जीना बन जाएगा। तो बहुत सारी बातें जिनको हम शासन में बहुत सारे नियम लाद के ठीक करना चाहते हैं, बहुत सारे भय से ठीक करना चाहते हैं, यदि सही अर्थों में शिक्षा कारगर हो गई तो बहुत सारे पुलिसिंग का काम, बहुत सारे नियमों से आदमी को रोकने का काम, बहुत सारा जुर्माना लगा के आदमी को रोकने का काम, तमाम कोर्ट्स में जो भी बहुत सारा कुछ हम नियम से ठीक करना चाहते हैं, शायद यदि शिक्षा का काम ठीक से हो पाया तो बहुत सारा शासन का काम पहले से ही पूरा हुआ रहेगा, और एक सुशासन जिसकी हम बहुत कामना करते हैं, प्रयास भी करते हैं, वो व्यावहारिक रूप में सफल हो पाएगा। नमस्ते सभी को, मैं सुवर्णा और पिछले 12 वर्षों से अभ्युदय संस्थान छोटी में रह रही हूँ। जब से मेरा स्वयं का विद्या से परिचय हुआ, उसके बाद लगा कि हमें अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ना है, तो अछोटी में हम आ गए। अछोटी में आने के बाद से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के साथ अलग अलग शिक्षकों के साथ में शिविरों की श्रृंखला चालू हो गई, और उस समय से ही मेरा जुड़ना इस प्रक्रिया से रहा। शुरुआती दौर में परिचय शिविर होते रहे। परिचय शिविरों में आने के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के आदेश से आना होता था, इसलिए वहाँ पर एक थोड़ा सा आदेश के साथ में दबाव की जो मानसिकता है शुरुआती दौर में देखने को मिलती थी। लेकिन एक बार शिविर सुनने के बाद उसमें से लगभग सभी व्यक्ति उत्साहित हो जाते थे, और उनमें से कई लोगों ने फिर अपना नाम अध्ययन की प्रक्रिया के लिए या फिर मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय के पठन के लिए भी, वो जो अध्ययन शिविर के नाम से जाना जाता था, उसमें अपने नाम दे दिए। तो ऐसे इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। पहला शिविर लगभग 1 महीने का था लगातार, और उसमें मानव व्यवहार दर्शन पर प्रमुखता से बात हुई थी। तब से लेकर के फिर उस 1 महीने के रिज़ल्ट को देख करके ये लगा कि 6 महीने तक ये प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके पहले बैच ने ऐसे अलग अलग प्रयोगों के साथ में पुस्तकों का पठन इन 6 महीनों में जारी रखा। कुछ बाद में टुकड़े में भी वो चलता रहा। इसका रिज़ल्ट देख करके ऐसा लगा कि जो
शिक्षक अपने मतलब स्वेच्छा से इस अध्ययन को करना चाह रहे हैं वो फिर इन शिविरों में शामिल हो सके, इसके लिए फिर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 1 वर्ष का शिविर निर्धारित किया गया, जिसमें हर महीने में 15 दिन शिक्षक आएंगे यहाँ पर, ऑन ड्यूटी आएंगे और फिर अपने TADA के साथ में आएंगे और फिर मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करेंगे। इस तरह से कुछ समय तक प्रक्रिया चली और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हुए अगले कुछ वर्षों तक ये क्रम इस तरह से जारी रहा कि जिन शिक्षकों ने स्वेच्छा से अपना नाम अध्ययन के लिए दिया था वो शिक्षक अपने ही परिचित बंधुओं को मतलब प्रेरणा देते रहे और उनके माध्यम से बिल्कुल जो अच्छे से समझना चाहते हैं इस दर्शन को, ऐसे शिक्षकों के साथ में फिर आगे के शिविर चलते रहे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि शिविरों की श्रृंखला जो सन 2009 से चालू हुई थी वो जारी रही। इस दौरान हमने ये देखा कि मतलब दर्शन की वस्तु समझ में आने के बाद, इन पूरी पुस्तकों से गुजरने के बाद, जब भी ये दिखाई देता था कि ये मेरे काम की तो है ही, ये परिवार के काम की है और केवल मेरे और परिवार की नहीं, तो हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक एक क्या बोलते हैं उसको परंपरा के रूप में आगे जाने के अर्थ में भी ये बात हमको काम दे रही है, जिसमें शिक्षक स्वयं अपनी मानसिकता में परिवर्तन को देख पा रहे हैं। उनके आचरण में थोड़ा सा परिवर्तन जो दिखता है वो परिवार के लिए भी सुकून देने वाला या परिवार के लिए भी एक उत्साह बढ़ाने वाला होता था, ये उनकी ही बातों से पता चल जाता था। तीसरी बात, उस दौरान जो भी शिक्षक गांव के स्तर पर अपने अपने स्कूल में काम कर रहे थे, उन स्कूलों का भी माहौल धीरे धीरे उनके काम करने से बदलने लगा, एक सकारात्मकता उसमें आने लगी, बच्चों से जुड़ाव काफ़ी बढ़ गया और जिन बातों को वो पढ़ाते ही थे उसको अब अलग दृष्टि के साथ में और अधिक अपनेपन के साथ में पढ़ाने लगे। कुछ जगहों पर यह भी सुनने को मिला कि वो स्कूल जिन गांव में पदस्थ था, स्कूल जिस गांव में था, वहाँ पर आसपास के लोग, आसपास के जो परिवार, वह जैसे उनके बच्चे अगर विद्यालय में नहीं भी हैं तो भी उन बच्चों के साथ में जो काम हुआ बाकी परिवारों को उसकी भनक लगने लगी और गांव में, कुछ गांव में एक अच्छा सा वातावरण भी उसके साथ धीरे धीरे बनने लगा। तो ये एक दिखता है कि पहले व्यक्ति सरकारी आदेश से शिविर में आया, लेकिन वो उसकी स्वेच्छा बन गई और उसके साथ में अध्ययन के लिए रुचि बन गई। अध्ययन को अपने मतलब अपने आधार पर आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ और फिर स्वयं में परिवर्तन होना, परिवार के स्तर पर थोड़े से परिवर्तनों को देख पाना और फिर स्कूलों में एक परिवर्तन का माहौल देखने के बाद धीरे धीरे ऐसा महसूस किया गया कि अब इसको समझना ये अब मेरी आवश्यकता है, ना कि जिस सरकार ने पहली बार हमको शिविर के लिए भेजा है केवल उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इन सारी शिविरों की श्रृंखला का हम एक सकारात्मक भाग ये देख पाते हैं कि ये स्वयं स्फूर्तता तक ले आता है, ये मुझे समझने की आवश्यकता है, इस बात तक ले आता है। मेरे साथ में मेरा परिवार भी इस बात को समझे, इसके लिए मुझे काम करना है उसमें, इस बात तक ले आता है, ना कि केवल सरकारी प्रयास, ना कि केवल बाहरी प्रयास। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे इसके साथ में दिखाई देती है। अब ये भी हुआ कि कुछ समय बाद सरकार के साथ में डायरेक्टली जो काम हो रहा था, हर वर्ष शिक्षकों का आना जाना और शिविरों में रहना, शिविरों की श्रृंखला जारी रहना, उसमें जब रुकावट आई तो भी जिन शिक्षक भाइयों ने, बहनों ने पहले शिविर किया हुआ था और जिनको ये बात स्वीकार हुई थी, उन्होंने अपने ढंग से और अपने इनिशिएटिव से इस कार्यक्रम को आगे समझने के लिए जारी रखा। उसके लिए फिर कभी अछोटी में आकर के गोष्ठियाँ हुई, कभी SCRT में भी गोष्ठियाँ हुई, कभी फॉलोअप की मीटिंग्स हुई। ये सारे क्रम को देखते हैं तो पता चलता है कि जिस भी बात को समझने की आवश्यकता उस व्यक्ति को खुद को महसूस होती है, वो कोई भी कार्यक्रम किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं स्फूर्त विधि से कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये हमने देखा कि इस बात को अपने में बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उन शिक्षक भाइयों ने, बहनों ने ले ली, जबकि सरकार की ओर से ये कार्यक्रम बाद में रुक गया था, ऐसा कह सकते हैं। तो
अब इसका अगला स्टेप अगर देखेंगे कि ये बात हमारे अच्छे के लिए है, हमारे अच्छे जीने के लिए है, हमारे जीने से और जो जिस विद्यालय से हम या जिस शिक्षा से हम जुड़े हैं उनके अच्छे के लिए है, ये बात जब ध्यान में आती है तो लगता है कि कहीं अभी मेरे जीने का जो डिज़ाइन है वो अभी अधूरा है, या मैं जिस बात को पढ़ रहा हूँ या मैं जिस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ में पूरी तरह से हम जी नहीं पा रहे हैं। इस बात का जब भी एहसास होता है तो ऐसा एहसास उन सभी भाइयों को बहनों को लगा। उसमें से कुछ लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब हम अपने जीने का इसको हिस्सा बनाएंगे या फिर इसके आधार पर हम अपने जीने की शैली को परिवर्तित करेंगे। तो ऐसे पिछले 2-3 वर्षों में या 4 वर्षों में इस तरह के कुछ 2-3 जगह पर समूह बन गए छत्तीसगढ़ में, जैसे एक रायगढ़ ज़िले में है या फिर यहाँ पर दुर्ग ज़िले में है। तो इस तरह से कुछ समूहों में कुछ शिक्षक भाई बहनों का इकट्ठा आना हुआ और उन लोगों ने अपने से इस बात को समझकर जीने का डिज़ाइन बनाने की जो पहल की है वो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी यात्रा, मतलब सरकारी सिस्टम में रहते हुए और हमको इस रूप में अपने आधार पर या हम स्वायत्त होकर जीना चाहते हैं, इस मानसिकता तक पहुंचना और उसको क्रियान्वित करके अपने जीने में परिवर्तन लाना। और हम केवल अपने जीने में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए सारे बच्चे या शिक्षा विभाग के अन्य जो हमारी भाई बहन हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्थान बन जाना, ये एक लंबी यात्रा इस दौरान मुझे दिखाई देती है। तो इस रूप में अगर देखेंगे जो पिछले 10-12 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर जो बहुत सारे मतलब प्रयोग हुए और उन सब में अभ्युदय संस्थान में रहते हुए उस सारी प्रक्रिया का एक साक्षी बनने का मुझे अवसर मिला और उसमें मैं इस प्रक्रिया को देख पाई कि मध्यस्थ दर्शन द्वारा प्रस्तावित ये वस्तु हर एक के काम की है। जिस व्यक्ति को भी लगता है कि इसको समझना ये मेरी आवश्यकता है, वो हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है। और अगर शिक्षा के काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस काम से जुड़ता है तब तो जिस बात के द्वारा या जिस शिक्षा के द्वारा ये अगली पीढ़ियों तक बात पहुंचनी है वहाँ पर एक आसानी से और बहुत सहजता से ये बात चली जाती है। और शिक्षकों को वो सम्मान वैसे भी समाज में पहले से ही प्राप्त है, लेकिन अब इस बात के जुड़ने से वो अपने जीने में बिल्कुल उसको ये बोल सकते हैं कि आत्मविश्वास के साथ में इस बात को लेकर के आगे चल सकते हैं, ये हमको दिखाई दिया। तो एक बहुत सुंदर प्रक्रिया जो हर जगह पर इसी तरह से मल्टीप्लाई होती हुई हमको दिखाई दे रही है, चाहे वो सरकारी विभाग से जुड़े हुए शिक्षक हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, चाहे बड़े कॉलेजेस हों या फिर प्राइमरी कॉलेजेस में पढ़ने या पढ़ाने वाले शिक्षक और अभिभावकों के समूह हो। हर जगह प्रक्रिया यही दिखती है कि बात सुन कर के मेरे काम की वस्तु है ये समझ करके इस बात के साथ में व्यक्ति जुड़ जाता है और इसी के साथ में आगे बने रहने की उसकी इच्छा बनती है। ऐसा ही अधिकतर हमको देखने को मिला है। तो आप सब ने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात को रखने का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते और श्रद्धेय ए नागराज जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं कृष्ण कुमार वर्तमान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे डाइट कहते हैं रायपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी जो योग्यता है एमटेक, एमएड और डीपा कोर्स, डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्लोमा कोर्स मैंने किया है। मैं सन 2007 से 14 तक यानी डाइट रायपुर में आने के पहले SCERT रायपुर में पदस्थ था, जहाँ एक सुंदर सी बात ये हुई कि शासन स्तर पे स्कूली शिक्षा में मानवीय मूल्यों की शिक्षा के समावेश करने के क्रम में शिक्षा के मानवीकरण के लिए एक बहुत अच्छा क्रम शुरू हुआ, जीवन विद्या से जुड़ाव का क्रम। और इस क्रम में जो एक पहली जो शुरुआत जो हुई, जो 7 दिन का जो परिचय शिविर होता है, वो पहला शिविर SCERT से दिसंबर 2007 में
मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी यहीं संपन्न हुआ। और यही वो एक परिचय शिविर था जिसमें तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डायरेक्टर SCERT भी उसको इसके प्रभाव को देख पाए। और इसी के अनुसार से फिर शासन ने ये निर्णय लिया कि ये एक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आगे ले जाया जाना चाहिए। तो इसी कड़ी में फिर लगातार पहले राज्य स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के शैक्षिक लेवल के अधिकारी और साथ ही साथ शिक्षकों का पूरा एक शिविर, परिचय शिविर का एक क्रम चला। और जब परिचय शिविर का पूरा एक दौर चला तो एक अनुभव किया गया कि आगे इसको, क्योंकि जो परिचय शिविर के अंतिम दिवस जो फीडबैक का सत्र होता है उसमें लगभग सभी परिचय शिविर के बाद ये आया कि इसके गहराई से अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ ऐसा सोच होना चाहिए कि आगे 1 वर्षीय अध्ययन शिविर किया जा सके, ताकि जो इसके जो 14 किताबें हैं, वाङ्मय हैं, उनका अच्छे से पठन किया जा सके और तभी यह शिक्षकों के माध्यम से स्कूल शिक्षा में बच्चों तक पहुंच पाएगा। इसी कड़ी में 2009-10 में पहला ये छत्तीसगढ़ शासन का ये पहला प्रयास था, पूरे देश का बल्कि मैं कहूँ ये पहला प्रयास था कि यहाँ पे 52 शिक्षकों के साथ 1 वर्षीय अध्ययन शिविर यहाँ प्रारंभ हुआ 2009-10 में, पहला बैच। और जिसमें मैं खुद शामिल था, मेरे साथ बघेल सर और केशव भाई ये सब शामिल थे। तो एक बड़ा अच्छा एक क्रम 52 शिक्षकों के साथ जो शुरू हुआ। तो अध्ययन शिविर करने के बाद अध्ययन शिविर की डिज़ाइन क्या थी, थोड़ी सी प्रक्रिया बता के फिर मैं आगे आता हूँ। तो अध्ययन शिविर के क्रम में हम लोग 20 दिन यहाँ रहते थे, 20 दिन यहाँ पठन करते थे और उसके बाद 10 दिवस अपने ऑफिस में जाकर के, अपने कार्यस्थल में जाकर के उसका एक प्रैक्टिकल रूप में कि कितना हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ये देखते थे। तो अध्ययन शिविर जब पूर्ण किए उसके बाद जब SCERT वापस गए तो एक वहाँ मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी और शासन यानी शासन और SCERT के माध्यम से ये बात हुई कि यदि इसको आगे लंबे समय तक ले जाना है तो निश्चित ही एक चेतना विकास मूल्य शिक्षा का प्रकोष्ठ SCERT में होना चाहिए। और इसी कड़ी में वहाँ पे चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रकोष्ठ बना और मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि जिसको यह प्रभारी के रूप में मुझे उसमें कार्य करने का मौका मिला। मेरे साथ बघेल सर और हम दोनों ने इसको आगे संभाला और मुझे 5 साल तक इसमें कार्य करने का मौका मिला। अब इसमें क्या क्या मूल बातें हुई मैं थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में रख देता हूँ। ये 5 साल के दरमियान जो 3 जो मूल बातें रही कि एक तो पहला, जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत जीवन विद्या की और चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो परिचय शिविर जो 7 दिवसीय होता है, एक तो उसका क्रम शुरू हुआ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि अध्ययन शिविर यानी गहराई से इस पर जाने के लिए पहली बात तो शिक्षकों की सहमति, लेकिन शिक्षकों को पहले इसका परिचय हो जाए। तो इस कड़ी में परिचय शिविर एक क्रम ये शुरू हुआ कि 7 दिवसीय परिचय शिविर का क्रम शुरू किया जाए। तो परिचय शिविर एक 2 तरह से इस पर हमारा एक मॉड्यूल वहाँ बन पाया। एक तो ये रहा कि प्रत्यक्ष परिचय शिविर किया जाए, तो और प्रत्यक्ष परिचय शिविर के क्रम में मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी जिला दुर्ग यहाँ पे 7 दिवस के परिचय शिविर कार्यक्रम संपन्न हुए। और एक बड़ा बदलाव 2010 के फरवरी में आया, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रम में जब पूरे देश में क्रम चला तो हमारे राज्य में भी 5 दिवसीय ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षकों का एजुसेट के माध्यम से यानी एजुकेशन सैटेलाइट के माध्यम से 5 दिवस के ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के 146 एजुसेट सेंटर्स में ये कार्यक्रम चला। 5 दिवस के कार्यक्रम, जहाँ पे हमारी एक पूरी कोशिश थी कि हर सेंटर में हमारे जो अध्ययन शिविर किए हुए शिक्षक हर सेंटर में, प्रदेश के हर सेंटर में रहें एज ए मेंटर, ताकि कहीं भी कुछ तकनीकी यदि कुछ खामी आ रही है, आवाज़ इस पर सुनाई नहीं दे रही है या कहीं और कुछ बातें हैं, तो वहाँ पे हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके साथ चर्चा कर सकें। तो इस रूप में 2 फरवरी 2010 से मार्च के बीच ये जो क्रम शुरू हुआ उसमें लगभग 22,000 शिक्षक, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षक इससे लाभान्वित हुए, परिचय शिविर से लाभान्वित हुए। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इनमें से
बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे बाद में, जैसा मैंने कहा कि वो आखिरी दिवस अपने फीडबैक के क्रम में ये रखते थे कि हमें इसका गहराई से अध्ययन करना है, तो उस कड़ी में इन्हीं में से बहुत सारे शिक्षक हमारे आगे 1 वर्षीय अध्ययन शिविर में शामिल हुए। तो परिचय शिविर का एक जो क्रम चला एजुसेट के माध्यम से, जो 22,000 शिक्षकों का हुआ, एक ये बड़ा बात। दूसरी बात, शिक्षकों का प्रत्यक्ष हुआ यहाँ अछोटी में, एक दूसरी बात वो हो गई। तीसरा एक परिचय शिविर का डिज़ाइन और बना, और वो था कि जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट है, B.Ed कॉलेज है, IASE है बिलासपुर में, तो यहाँ के छात्राध्यापक हैं जो B.Ed करने वाले हैं, D.Ed करने वाले हैं, DLED, M.Ed करने वाले हैं। इन छात्राध्यापकों के साथ इस पर परिचय शिविर का क्रम शुरू हुआ, क्योंकि हमारी ये अपेक्षा थी कि जब हम शिक्षकों के लिए परिचय शिविर का क्रम शुरू किए हैं, तो क्यों ना भावी शिक्षकों को, यानी मैदान में उतरने से पहले ही यदि हम उन शिक्षकों में ये अपेक्षित जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा है, इसको शुरू से ही यदि दे दिया जाए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में, तो निश्चित ही ये बात आगे बच्चों तक पहुंच ही पाएगी। और जो बार बार ये बात की जाती है, वैल्यूज़ इन एजुकेशन, कैसे शिक्षा में मूल्यों का समावेश किया जा सके, तो इस तरह से ये 3 प्रकार की कड़ी एजुसेट के माध्यम से, प्रत्यक्ष शिविर के माध्यम से, और तीसरा ये डाइट के माध्यम से ये परिचय शिविर का जो क्रम शुरू हुआ, तो लगभग इन तीनों प्रक्रियाओं से लगभग 50,000 हमारे शिक्षक साथी, अधिकारी और बहुत सारे समाज के कुछ लोग भी लाभान्वित हुए। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ एक माहौल बना। दूसरी कड़ी में जैसा मैंने कहा कि परिचय शिविर के बाद अध्ययन शिविर का क्रम शुरू हुआ, और इसमें जो 1 वर्षीय अध्ययन शिविर जो सत्र 2009-10 में प्रारंभ हुआ था हमारे बैच से, 52 लोगों के बैच से, यह क्रम सतत रूप से लगभग 2015-16 तक चला ये क्रम, और लगभग इस प्रक्रिया से 150 शिक्षक अध्ययन शिविर की प्रक्रिया से गुजरे, और एक बड़ा अच्छा एक क्रम बना। जब गहराई से वो 14 वांग्मय के माध्यम से आगे उन्होंने जब इसको साल भर का अध्ययन शिविर किया, तो निश्चित ही एक हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा रिसोर्स था, बहुत बड़ी हमारी एक इस रूप में हमारे शिक्षकों की तैयारी बनी कि हाँ, अब हम इसको आगे ले जा सकते हैं। मुझे याद आता है बार बार जब भी हमारे श्रद्धेय श्री ए नागराज जी से मेरी मुलाकात होती थी, तो वो पूछते थे, बेटा इसको आगे NCERT तक कब ले जाओगे? तो मुझे उस वक्त तो शायद कुछ ऐसा लगता था, पता नहीं हम इसको ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि इतना ज़बरदस्त हमारे पास सुंदर हमारी एक टीम तैयार हो चुकी है। हर ज़िले में लगभग प्रदेश के हमारे 13-14 ज़िले में पूरे शिक्षकों की टीम तैयार हो चुकी है, जिसमें आगे हमारे जो शोध की है भाई लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो लगभग 13-14 ज़िले छत्तीसगढ़ के, यहाँ हर ज़िलों में हमारी एक टीम तैयार हो चुकी है। तो इनके माध्यम से लगता है कि हम आगे इसको NCERT तक ज़रूर ले जा पाएंगे। तीसरा एक बड़ा जो काम हुआ कि पुस्तक के रूप में, पुस्तिका के रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का निर्माण करना और उसका वितरण करना हर जिलों में। तो इस रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की पुस्तिका 5 भागों में, ये हमने भाग 1 से भाग 5 तक इसका निर्माण किया। निर्माण करने के बाद हमने उसको ट्राई आउट कराया, और इसके बाद जब उसको ट्राई आउट से सक्सेसफुल रहा तो इसको फिर जो है सभी जिलों में वितरित कराया गया। तो एक चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तक के रूप में एक ये बड़ा काम हुआ। तो SCERT के द्वारा एक बहुत सुंदर वातावरण बनाने का जो क्रम शुरू हुआ, एक बहुत बढ़िया क्रम चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में रहा। और उसी कड़ी में हम आज जो कार्यक्रम में आज हम जो जुड़े हैं, तो इसका उद्देश्य वास्तव में यही था कि जो पिछले 10 साल से जो प्रक्रिया हमारे शिक्षकों के साथ जो चल रही थी, शासन के द्वारा ये प्रयास चल रही थी, निश्चित ही 2015-16 के बाद थोड़ा सा शासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमें देख ही पा रहे हैं कि सारे शिक्षक साथी अपने अपने स्तर पर एक सही काम कर पा रहे हैं, और उनका मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछूटी में भी एक बराबर जुड़ाव बना हुआ है, और अपने आप में ऊर्जा का संचार वो कर ही पा रहे हैं। तो इस कड़ी में ये जो कार्यक्रम में आज हम जो जुटे हुए हैं, सबका जो सम्मिलित प्रयास है, शिक्षकों का जो सम्मिलित प्रयास है, मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछूटी के सौजन्य से और हमारे सब शिक्षक साथियों के सौजन्य से, तो इसका यही हमारा मूल उद्देश्य है कि हम ये 10 साल में आखिर
हम में क्या क्या प्रवृत्तियों में परिमार्जन हुआ, कैसे कैसे हम आचरण में बदलाव को देख पा रहे हैं, कैसे हम स्वयं में, परिवार में, समाज में और अपने कार्यस्थल में किस तरह से हम काम कर पा रहे हैं तमाम प्रतिकूलताओं के बीच, इसको हम जांच पाएँ, एक डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ। तो इस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और मुझे लगता है वास्तव में जो पूरी, चूँकि मुझे स्वयं इस एक वर्षीय अध्ययन शिविर में भाग लेने का मुझे स्वयं एक अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और इस बात को मैं जांच पा रहा हूँ कि वास्तव में एक ऐसी चीज़, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है ना, कोई प्रकार का गुरुडम नहीं है, कोई प्रकार की रहस्यता वाली कोई बात नहीं है, जो सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है और जो तार्किक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से और जो व्यवहारिक ढंग से चर्चा की जा सकती है, मुझे लगता है बच्चों के साथ बहुत आसानी से, बहुत सुंदर तरीके से, और जो हमारे 21st सेंचुरी स्किल की बात कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तार्किक सोच की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं, सुंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद है। इस शिक्षा विधि से निश्चित रूप से विद्यालयों तक पहुंचाई जा सकती है और यदि ये पहुंचा सके तो निश्चित ही बच्चों में जो 3 प्रवृत्तियां जो जन्म रूप में रहती है, हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, हर बच्चा न्याय का याचक ही होता है, हर बच्चा सत्य वक्ता होता है। तो यदि वास्तव में इसको, यदि उनके 12-13 साल की उम्र तक यदि ये बात पहुंचा दी जाए, परंपरा की शिक्षा के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा की ये बात को पहुंचा दी जाए, तो निश्चित ही ये बच्चे, ये भावी पीढ़ी हैं, वास्तव में स्वायत्त मानव के सद्गुण से संपन्न होंगे और उनमें एक सच्चरित्र का चित्रण होगा और व्यवस्था की मानसिकता होगी। तो मुझे लगता है वाकई एक सुंदर वातावरण छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से हम सब लोग यहाँ पे बना सके, इसके लिए शासन के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछूटी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, जो इतना सुंदर वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान किया। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आज छत्तीसगढ़ में SCERT में जीवन विद्या प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर राधेश्याम बघेल जी से हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर राधेश्याम बघेल जी जीवन विद्या के विषय वस्तु पर अपना शोध किए हैं, PhD किए हैं और वो भी रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव में 60-62 साल की उम्र में शिक्षा में जीवन विद्या का, चेतना विकास मूल्य शिक्षा का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा, 1 वर्षीय अध्ययन किए हुए शिक्षकों ने, परिचय शिविर किए हुए शिक्षकों के बीच में, तो हम आदरणीय भैया जी से आग्रह करेंगे कि आप अध्ययन करने के उपरांत इस उम्र में ऐसी क्या बात हुई कि शोध किए और अपने जीवन में क्या क्या नए परिवर्तन देख पाए। श्री बघेल जी। नमस्ते। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं 2007 से SCERT में कार्यरत रहा। SCERT को मैं शिक्षा की एक बुद्धि मस्तिष्क समझता हूँ, जहाँ से वो सारे विचार सामने आते हैं। बाकी जो अंग प्रत्यंग जो है उस रूप में आप प्रशासकीय, वित्तीय, उस क्षेत्र को आप ले सकते हैं, लेकिन यदि मस्तिष्क के रूप में यदि बात किया जाए तो मुझको केवल SCERT ही नज़र आता है। SCERT में रहते हुए वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते थे। हमको भी उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता रहा। इसी दौरान चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें प्रारंभिक तौर पर 1 वर्षीय अध्ययन के लिए मुझको शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं, सबकी नज़र सब कार्यक्रमों के ऊपर, सब योजनाओं के ऊपर रहता है
और एक प्रकार से ये बातें होती रहती हैं कि उस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी आपस में भी एक हास्य के रूप में या व्यंग के रूप में भी ये चर्चाएं होती है कि आप इस योजना को देख रहे हो, इसका क्या प्रभाव है। हम लोग चूँकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को देख रहे थे और चेतना विकास मूल्य शिक्षा में भी यह बात आती थी कि आखिर इसका शिक्षकों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। यह बात मुझको बहुत ही अंदर तक से झकझोरती थी। हमने शुरू में ही वहीं के जो डाइट वगैरह के टीचर हैं जिनको चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बारे में प्रारंभिक जो चर्चाएं हुई थी या इसका जो 7 दिन का शिविर जो लिए थे, उनके प्रभाव को पहले हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने जांचा। जब इसमें हमने जांचा तो हमको एक ऐसा अवसर लगा कि नहीं, यह तो शिक्षकों के ऊपर बहुत ही कारगर ढंग से काम करता है। इसी बात से मुझको एक प्रेरणा मिली और रहते रहते यह बात मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई कि हम जिस प्रकोष्ठ को देख रहे हैं उसकी प्रभावशीलता को शिक्षकों के ऊपर क्यों न देखा जाए। और इसी उद्देश्य से मैंने अपने व्यवसाय के अंतिम पड़ाव में यह इसके ऊपर शोध करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर पाया। शिक्षा, चूँकि एक बात तो बहुत जानी मानी बातें हैं कि शिक्षा व्यवसाय रहे या संस्कार रहे, और शिक्षक का वाहक जो होता है वो शिक्षक होता है। तो शिक्षक यदि अच्छे वाहक बनेंगे तो इसको व्यवसाय की ओर न ले जाकर एक संस्कार की तरफ ही ले जा सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अध्ययन के दौरान हमको देखने को मिलता था। और इस ऑब्जर्वेशन को मैंने शिक्षकों के बीच में भी ढूंढने का प्रयास किया और तत्स्वरूप में ही यह मेरा शोध सामने आया। और मैंने अपने शोध प्रबंध का जो शीर्षक भी दिया था उसको मैंने कहा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन। मैंने 2 आयाम उसमें लिए थे, 2 ग्रुप लिए। एक जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को जो थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो ग्रुप, और जो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ थे वो 2 ग्रुप। ये अपना 2 ग्रुप था और 2 आयाम हमने लिया, एक उनके आत्मविश्वास को देखना और दूसरे शिक्षक प्रभावशीलता को देखना। प्रभावशीलता के अंतर्गत उसके और बहुत सारे आयाम, लेकिन जब इनको हमारे अध्ययन किए हुए शिक्षकों के ऊपर मैंने देखा, जांचा, तो मुझको यह प्रतीत हुआ कि उनके ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और चूंकि हम भी 1 साल का अध्ययन किए थे तो हमारे अंदर भी ऐसा लगता था हमको कि हमने 57 वर्ष की उम्र में हमने इसको सुना, तो 57 वर्ष की उम्र में जब हमने शिक्षकीय कार्य किया, आखिर हम उस समय क्या दे रहे थे। और 57 वर्ष के बाद हमको यह एहसास हुआ कि शिक्षक का वास्तविक स्वरूप तो यह है। यह प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा, और इसको इसी कारण से क्या शिक्षकों के साथियों के ऊपर भी ये बातें आती हैं। ऐसे चर्चा में तो बहुत सारी बातें आती हैं। मैं 1-2 शिक्षकों का जिक्र करना चाहूँगा जो मुझको और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। एक शिक्षक थे जो अपने मूल्यांकन के समय जिन्होंने कहा कि मैं शिक्षक तो बन गया था लेकिन 12 बजे से पहले कभी भी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन जब से ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा मैंने सुना है, यानी मैंने इसका अध्ययन किया है,
उस दिन से मैं 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाता हूं और स्कूल के बारे में ही सोचता हूं। ये परिवर्तन आश्चर्य में डालने वाली बात थी। एक शिक्षक ने कहा कि मैं हमेशा दिवाली के समय फड़ा लगवाता था, जुआ खिलवाता था, लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नज़दीक आने के बाद, उसको सुनने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद मैंने दिवाली में उस ढंग से आयोजन बिल्कुल त्याग दिया है और मैं शिक्षा स्कूल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया हूँ। तो ऐसे इस प्रकार की जो बातें थी वो मुझको और ज़्यादा प्रभावित करता रहा। और इसी कारण से जब मैंने ये आत्मविश्वास और शिक्षक प्रभावशीलता को मैंने जांचा तो मैंने पाया कि जो भी इस अध्ययन से गुजरे हैं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनके प्रभावशीलता, शिक्षण के प्रति उसके जो प्रभावशीलता है वह निश्चित रूप से बढ़ता है। ये मेरे शोध का निष्कर्ष निकला है। इसी के कारण से मैंने कुछ बातें जो एक सुझाव के रूप में भी दिया था शिक्षकों के लिए, यदि आप कहें तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बिल्कुल। ये अध्ययन आधारित शिक्षकों हेतु सुझाव जो था उसमें मैंने मानवीय मूल्यों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अपने स्वयं के कार्य व्यवहार चरित्र में मानवीय मूल्य का समावेश करने की बात कही। और यह बात इसलिए आती है क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा में आचरण, मानवीय आचरण के बारे में बहुत ही गहराई के साथ समझाया जाता है, कहा जाता है। और जहाँ पर आचरण की बात आती है उसके मूल में जो होता है विचार होता है, और विचार के मूल में जो बातें आती हैं उसमें विवेक और विज्ञान का रोल रहता है। और विवेक और विज्ञान ये जो बातें आती है वो ज्ञान के आधार पर आती है। और ज्ञान जो है वह हमको सह अस्तित्व, जिसमें हम लोग रह रहे हैं इस संसार में, जो सह अस्तित्व, लिव टुगेदर, ये जो बातें यूनेस्को के द्वारा जो कहा गया है, ये सह अस्तित्व के ऊपर से ये बात सामने आती है। तो इसमें आचरण के लिए चरित्र मूल्य की जो एक प्राथमिकता है वो आचरण का एक बेस बनता है। इसलिए यदि शिक्षक हमारे आचरण के धनी होंगे तो उसका जो बांटने का क्रम है वो बालकों तक से जाएगा, क्योंकि जिसके पास जो रहता है, आदरणीय अग्रहार जी ने कहा है कि जिसके पास जो रहता है वो उसी को बांटता है। तो यदि शिक्षक आचरणशील होंगे तो ये अच्छा आचरण बच्चों तक से जाएगा, इसलिए ये बात कही जा रही है। एक हम शिक्षक होने के नाते पहले अक्सर त्रुटि करते हैं कि हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीने का जो पक्ष रहता है वो हमारे लिए नहीं है, कह के हम जीने पर उतना ध्यान नहीं देते। इसलिए समझना, और समझ गया तो पहले उसको जी कर देखिए, उसके बाद समझाने के लिए उतरिए। ये हमने शिक्षकों को ये बात हमने कही है। इसी भांति करना पक्ष जो है हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग कक्षा में 40 मिनट का बात कर देते हैं, उसके बाद हमने अपना कोर्स में जो था कहना था वो कह दिए, अब हमारी ड्यूटी ख़त्म। यहाँ पर बात नहीं बनेगी। करना जो है वो हमको करना पड़ेगा, जो सीखे हैं उसको करें और उसके बाद उसको सिखा सकते हैं। ये बात हमने कही, जिसको हमारे केशव भाई ने पहले ही आपके सामने अभिव्यक्त किए हैं। और एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो त्रुटि वाली बात जो आती है, वो हम संबंधों पर ध्यान नहीं देते। छात्र और शिक्षक का संबंध तो फल में जो मिठास होता है वो एक संबंध होता है। उस मिठास के बदले में हम शिक्षक अक्सर बालकों के प्रति एक अनमने भाव से सामने आते हैं। यदि एक मीठापन के साथ यदि हम आए तो जो छात्र हैं वो हमारे मित्र बनेंगे और हम स्कूल को एक मित्रवत, एक परिवारवत, एक कहना चाहिए घर जैसे स्कूल को हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा संस्कार की ओर ले जाने का माध्यम है।
शिक्षा लेने का, समझने का कोई उम्र नहीं होता, आपकी बातों से हमको लगा, और इसे आप चरितार्थ कर रहे हैं। इसी बात को आपने जो ध्यानाकर्षण किया, एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि आजकल हम समझने का, समझाने का काम कम कर रहे हैं, रटाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का विशुद्ध रूप से अगर हम अर्थ देखें, जिसकी चर्चा आपने किया कि पशु चेतना से मानव चेतना की यात्रा है। जीव जानवरों जैसा हम जी पा रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन में जीना ये पशु चेतना है। उससे उठ कर के हम अपने समाज, परिवार के बारे में सोच पाते हैं, तो इसको हम संस्कार वाली शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा कहते हैं। इन्हीं बातों को विस्तार से समझने वाले एक और शोधकर्ता आदरणीय डॉक्टर अवधेश भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप वर्तमान में समाधान महाविद्यालय बेमेतरा के संचालक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अवधेश भाई ने दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड फिलॉसफी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व पार लिखे इनके रिसर्च पेपर पर बेंगलोर की जो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर ने इनको रिसर्च एक्सीलेंसी अवार्ड अभी वर्तमान में दिए हैं, उनसे सम्मानित किए हैं और अपनी संस्था का आजीवन सदस्य बनाए हैं। परंपरागत दर्शन में गहरी रुचि और शिक्षा में पारंगत होने के बाद आपने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को अपने शोध का विषय चुना। ऐसा क्यों भैया, हम आपसे विस्तार से इस संबंध में जानना चाहते हैं। अवधेश भाई जी। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं अवधेश वर्तमान में बेमेतरा में समाधान महाविद्यालय का संचालन और साथ ही वहाँ बीएड के छात्र अध्यापकाओं का प्राध्यापन का भी कार्य करता हूँ और कुछ प्रबंधन के भी कार्य। 10 वर्ष पूर्व मेरा सौभाग्य रहा, मुझे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का 7 दिवसीय परिचय शिविर, जीवन विद्या शिविर को से गुजरने का अवसर मिला। जब ये शिविर किया तो शिविर के समापन में ये गहराई से एहसास हुआ कि धरती के समस्त मानव के समस्त प्रश्नों का उत्तर इस दर्शन के माध्यम से मिल सकता है यदि विधिवत इस दर्शन को गहराई से समझा जाए। और उसी क्रम में उसी समय छत्तीसगढ़ SCERT द्वारा कुछ शिक्षकों का अध्ययन सत्र का समापन हुआ था। उस समापन के अवसर में मैंने उन शिक्षकों को, उस समय इस दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय नागराज जी भी उपस्थित थे, उनके स्वमूल्यांकन की मौखिक प्रस्तुति हो रही थी अभ्युदय संस्थान छोटी में, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं भाइयों बहनों को सुनने के बाद उनके उत्साह, उनके उत्सव जो अपनी प्रस्तुति में वो शेयर कर रहे थे, उनको सुन के मैं अभिभूत हो गया और दिखाई पड़ा कि इन सबके व्यवहार में, विचार में, कार्य में, मानसिकता में, मान्यताओं में कितना सकारात्मक एक परिवर्तन आया है। उनके बोलने से उनका उत्सव, उनका उत्साह झलक रहा था, उनकी निष्ठा दिख रही थी और मुझे भी इस बात को गहराई से समझने का मैंने मन बनाया और अपने महाविद्यालय उसी समय शुरुआत हुआ, उसको शुरू करके संचालन करते हुए धीरे धीरे समझने का प्रयास किया और बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न मेरे जो अनुत्तरित थे उत्तरित होते गए। आज भी समझने का क्रम जारी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया, चूँकि मैं MA फिलोसॉफी हूँ, उसको ठीक से पढ़ने का अवसर मुझे मिला। मैंने भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक को ठीक से पढ़ा है और जैसे ही मैंने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का सूचना ग्रहण करना शुरू किया तो समझ में आया पहली बार ऐसी कोई बात मिल रही है जिसका एक एक लाइन सार्वभौमिक है ना, प्रकृति के नियम के अनुकूल है। ये धरती के हर मानव को स्वीकार हो सकता है और हर व्यक्ति इसे जांच सकता है। तार्किक है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, सार्वभौमिक है। इसे हर व्यक्ति जांच के देख सकता है। किसी देश, काल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा आदि के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव जैसा नहीं दिखता, हर व्यक्ति के लिए सहज स्वीकार है। तो बड़ा अच्छा लगा, पहली बार ऐसी कोई बात मिल रही है
जो सबके लिए एक जैसा है, किसी देश काल परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है, और बड़ा उत्सवित हुआ। और इनके प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी से मुलाकात हुआ। मैंने इच्छा जाहिर किया कि मैं इसे ठीक से समझने के लिए शोध करने का मन है। उन्होंने अपने दर्शन में सहर्ष शोध की मुझे अनुमति दी, आशीर्वाद दिए। और मैंने सोचा, चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार के मार्गदर्शन में, उनके आदेश के अनुसार एक अच्छी पहल छत्तीसगढ़ में शुरू हुई शिक्षकों के साथ, तो क्यों ना जो शिक्षक इस अध्ययन से गुजरे हैं उनके ऊपर इस दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। और मैंने एक टॉपिक चयन किया, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का विद्यालयीन शिक्षकों के व्यक्तित्व और जीवन शैली पर प्रभाव का अध्ययन। इस टॉपिक में मैंने 2015 से शोध शुरू किया, जो भी हाल ही में मैंने उसे सबमिट किया। और मैंने ये पाया, इस शोध के लिए मैंने अभ्युदय संस्थान में अध्ययन किए हुए 120 शिक्षिकाओं का चयन किया। और ऐसे शिक्षकाओं का, चूँकि यह तुलनात्मक अध्ययन था, तो ऐसे शिक्षकाओं का उसी क्लास के, मिडिल क्लास और हायर सेकेंडरी के चयन किया जिन्होंने अध्ययन नहीं किया था। और उसके लिए मैंने डॉक्टर उपिंदर धर और मनीषा जैन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व मापनी बिहेवियर पैटर्न स्केल के टाइप ए और टाइप बी बिहेवियर पैटर्न का क्वेश्चनर लिया, जो परंपरागत है, प्रमाणीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे क्वेश्चनर लिए और उसकी भली भांति व्यक्तित्व मापनी का प्रयोग किया। जीवन शैली के मापन के लिए मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल पैटर्न का प्रयोग किया, जो एस नसरीन और एस शर्मा इनके द्वारा तैयार किया गया है। और मैंने व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे अधीरता स्थिति, बेचैनी स्थिति, आराम पसंद स्थिति, काम में डूबे रहने की स्थिति, इस तरह के व्यक्तित्व के 11 आयाम का मैंने इसमें चयन किया। और मैंने पाया पूरे शोध के दौरान इन सारे आयामों में इस दर्शन का जो अध्ययन किए हैं उनके ऊपर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक एक आयाम के पूरे डायमेंशन का अध्ययन किया। 33 प्रश्नावली व्यक्तित्व आयाम के थे। दूसरा, मैंने जीवन शैली के आयाम के लिए जो प्रश्नावली लिया, उसमें 44 प्रश्न थे। उन 44 प्रश्नों को सारे टीचर्स के ऊपर प्रयोग किए, उसका डेटा कलेक्शन करके अनुवा के द्वारा उसका डिटेल आंकड़े निकाले गए। और उसमें भी जो जीवन शैली का आयाम है, जैसे कि खुशी की स्थिति, उनकी आध्यात्मिकता की स्थिति, इच्छा और आशा की स्थिति, उनके जीवन की संतुष्टि की स्थिति, ऐसे अलग अलग जीवन के 12 आयाम हैं। उन 12 आयाम में हमने प्रयोग किया, तो ये पाया उन 12 आयाम में सार्थक और सकारात्मक परिणाम इस मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अध्ययन का, प्रशिक्षण का पड़ता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस क्रम में मेरी खुद का ध्यान दर्शन को पढ़ने में, समझने में गया। क्योंकि मैंने जो शोध किया है, मेरा टॉपिक ये है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद अध्ययन का शिक्षकों के व्यक्तित्व और जीवन शैली पर प्रभाव का अध्ययन, यह टॉपिक है। और इसमें श्रद्धेय नागराज जी का परिचय, और ये इस तरह के इसके टॉपिक भी इसमें आ गए। इसमें अभ्युदय संस्थान में जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है, उसके लिए अभ्युदय संस्थान से भी एक पत्र मुझे जो प्राप्त हुआ अध्ययन की पूरी जानकारी का, यह भी इसमें सम्मिलित है। और इसके लिए हमने ऐसे शिक्षकों का चयन किया था जिनको SCRT रायपुर छत्तीसगढ़ से आदेश मिला था। ये इनका आदेश क्रमांक भी है। ये आदेश SCRT से जो जारी हुआ था, और ये आप देख रहे हैं, औरों के लिए जीना सिखाता है मध्यस्थ दर्शन। और साथ ही एक छोटी सी उपलब्धि भी और प्राप्त हुई। मैंने जो इसमें एक रिसर्च पेपर लिखा था, जो दृष्टिकोण UGC केयर द्वारा प्रमाणित जर्नल में प्रकाशित हुआ, जिसे बेंगलोर की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर ने रिसर्च एक्सीलेंसी अवार्ड दिया, जो इन्हीं शिक्षकों के जीवन शैली के ऊपर लिखा गया था। और मुझे आजीवन सदस्य उसका बनाया गया। तो मैंने ये पाया, इस दर्शन के अध्ययन के क्रम में यह दर्शन सार्वकालिक, सार्वदेशीय, हर व्यक्ति को सहज स्वीकार होने वाला, सार्वभौमिक है। और हर व्यक्ति अपने स्वयं में इसे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके जांच सकता है।
वर्तमान में हम जो महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं उसमें आंशिक प्रयोग बीएड के छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं के ऊपर किए हैं और उनमें बहुत अच्छा असर उनमें दिखाई पड़ा। एक शिविर होता है और एक पीरियड के रूप में उनसे इस बात की चर्चा होती है। बहुत आंशिक प्रयोग किए लेकिन परिणाम ज़्यादा रहा। हमारा खुद का भी ध्यान गया, शिक्षकों का ध्यान गया और उन छात्र अध्यापकाओं का भी संबंधित रूप में ध्यान गया। आगे की कार्य योजना के रूप में कुछ परिवार समूह हम लोग जुड़े हैं, 8-10 परिवार, और स्वराज्य परिसर नामक एक स्थली है जहां एक समूह के रूप में जुड़ के इसका भविष्य में अध्ययन अभ्यास करेंगे। तो कुल मिला के यही कहूँगा, इस दर्शन इतना महत्वपूर्ण है, पूरी मानव जाति के लिए अनमोल उपहार है। और दर्शन के जो 14 वाङ्मय हैं, एक एक वाङ्मय में हजारों सूत्र हैं, एक एक सूत्र में पीएचडी कार्य, शोध कार्य हो सकता है। इतनी संभावनाएं इसमें निहित हैं, इसको ठीक से समझने जांचने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। चेतना विकास मूल्य शिक्षा शिक्षा की वस्तु है। इसमें वो सभी मापदंड पूरे होते हैं जो एक शिक्षा की विषय वस्तु में होनी चाहिए। आपने कहा कि इस दर्शन के प्रणेता दबंगई से कहते थे कि संसार के जितने भी 700-800 करोड़ लोग हैं उनके सभी प्रश्नों का समाधान जवाब मेरे पास है, क्योंकि वो एक जीते जागते संत थे, एक जीते जागते व्यक्ति थे जिसने दर्शन को जिया। 85 साल की उम्र में भी स्वावलंबन की उन्होंने खेती किया। वो मूलतः वैद्य थे। उन्होंने जंगलों से जड़ी बूटी ला करके अपने परिवार के लिए श्रम किया, स्वावलंबन किया। और वो कहते थे कि आदमी के पास केवल 2 ही प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है, और उसका समाधान इस मध्यस्थ दर्शन के पास है। आपने विस्तार से अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भाई जी। और इसको बस आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं शुरुआत में बोला था कि जो पहली कड़ी जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को जो आगे ले जाने की हुई, एक आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अछोटी के पास ही एक स्कूल है, मुरमुंदा स्कूल, शासकीय स्कूल है, और उस वक्त के जो प्रधान पाठक श्री केशव भाई जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं पहले केशव भाई जी का सामान्य परिचय कराते हुए और फिर हम उनसे सुनना चाहेंगे कि वास्तव में आखिर कैसे कैसे वो प्रयोग थे जो उन्होंने 2002 के बाद शुरुआत किया, कि आज 2007 के बाद शासन ने परिचय शिविर, अध्ययन शिविर और इतने बड़े बड़े सुंदर डिज़ाइन बना पाए। उसके आधार में मुरमुंदा का वो शासकीय स्कूल और हमारे केशव भाई जी का प्रयास। तो केशव भाई जी वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीवन विद्या के प्रति आपका इस तरह से जो निष्ठा के साथ आप जो लगे रहे, इतना सुंदर आपका जो प्रयास, इसी के फलस्वरूप 2014 में आपको राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया। तो केशव भाई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह से आपके मुरमुंदा में प्रयास हुए कि इस तरह से 2007 से ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। धन्यवाद भैया। शुरू से शिक्षक होने के नाते शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, समाज में समाज की जो अपेक्षा है शिक्षा से वो कैसे पूरी हो, ये मन लगातार बना रहता था। इसी बीच मुझे एक महत्वपूर्ण बात देखने को, पढ़ने को मिला कि यूनेस्को ने एक टास्क फोर्स दिया है सभी के लिए कि शिक्षा कैसी हो, उसके लिए यूनेस्को ने 4 गाइडलाइन दिए हैं कि शिक्षा लर्निंग टू नो, शिक्षा लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए होनी चाहिए। हमारे भारत की वैदिक मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए है शिक्षा। सीधे शब्दों में कहूँ तो शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में परस्परता में विश्वास अर्थात अभयता और सभी अवस्थाओं में प्रकृति में सह अस्तित्व अर्थात तालमेल स्थापित करने के लिए हो। मेरा सौभाग्य है कि अब विद्या संस्थान अछोटी के नज़दीक मुरमुंदा मिडिल स्कूल में सन 2002 में प्रधान अध्यापक रहते हुए मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता
आदरणीय ए नागराज जी और उनके दर्शन को नज़दीक से देखने का अवसर मिला। अभ्युदय संस्थान अछोटी में चल रहे चेतना विकास मूल्य शिक्षा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में जीवन विद्या कहते हैं, उनके जो प्रयोग चल रहे थे उसमें नज़दीक के स्कूल में एक शिक्षक होने के नाते मुझको अवसर मिला। अनेक शिविर, विचार गोष्ठी और दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी से व्यक्तिगत मुलाकात के दरमियान मुझको ऐसा लगने लगा कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा ही मानव की बच्चों की जो शिक्षा की पूर्ण अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में पर्याप्त है। आगे मैं आज अपनी स्थिति को वर्तमान में देख पाता हूँ, तो जैसे कि मेरे परिवार में हम 5 सदस्य हैं, सभी का दर्शन के प्रति पूर्ण स्वीकृति है, पूर्ण निष्ठा है। अनेक शिविर, परिचर्चा, गोष्ठी, पठन और अध्ययन के आधार पर दर्शन को समझने जीने का एक सार्थक प्रयास परिवार विधि व्यवस्था से चल रहा है। मैं अपनी भागीदारी को देख पाता हूँ कि विद्यालय में अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ ही साथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिक्षकों, बच्चों और वहाँ कार्यरत अधिकारियों के साथ साथ समाज के लोगों के साथ भी जीवन विद्या शिविर के माध्यम से इस दर्शन की बातों को कहने, सुनने, समझने, समझाने की लगातार प्रयास जारी है। एक प्रचारक के रूप में इस दर्शन से प्राप्त सूचनाओं को, समझ को रखते हुए स्वयं को जीने को प्रमाणित करने के उद्देश्य से मेरा अध्ययन अभ्यास निरंतर जारी है और बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर के इस काम में मैं लगा हूँ अपने मूल दायित्वों के साथ। भविष्य में अभ्युदय संस्थान मानवीय सोच शिक्षा संस्थान अछोटी दुर्ग में अभी जो स्थापित अभिभावक विद्यालय है, वहाँ एक अध्यापक के रूप में अपनी भागीदारी तन मन धन से सुनिश्चित करने का मन बना है और इसकी शुरुआत मैंने कर भी दिया है। आप सबके सहयोग से इसमें सफल हूँ ऐसा विश्वास मुझ पर बना है। अपनी बात शिक्षा का, समाज का, एक मानवता का एक अपेक्षा है। शिकायत मुक्त संबंध, अभाव मुक्त परिवार और भय मुक्त समाज। चेतना विकास मूल्य शिक्षा को जीकर उसको अध्ययन करने के उपरांत इन मूल बातों को चरितार्थ करते हुए हमारे बीच बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आदरणीय श्री गैंदलाल जी, उनकी धर्मपत्नी बहन राखी जी और आप दोनों के सुपुत्र बेटा राघव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जीवन विद्या में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं गैंदलाल भाई। आप एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं और वहाँ चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर एक बहुत ही प्रेरणास्पद काम किए हैं। आप परिवार सहित मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किए हैं। आप की शादी भी मध्यस्थ दर्शन के अनुरूप करके हम सब के लिए मिसाल कायम किए। आप महासमुंद जिले के पटेवा के पास तेंदवाही में शिक्षा सोच संस्थान स्थापित करके समाज और हम सब के लिए अनुकरणीय काम कर रहे हैं। आपको दर्शन की सूचना कहाँ से मिली और कैसे इस दिशा में आप इतना बड़ा काम कर पाए, हम आपसे आपकी जुबानी ये बात समझना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं भाई गैंदलाल जी से आग्रह करूंगा कि अपनी इस जीवन यात्रा को एक शिक्षक होने के नाते कैसे देख पाते हैं, अपनी बात रखें। जी नमस्ते। मैं गैंदलाल पटेल, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ। शासकीय प्राथमिक शाला कोकड़ी महासमुंद जिले के महासमुंद विकासखंड में है और
जैसे कि आप बताए तो शुरू से ही मेरे मन में एक भाव था, क्योंकि मेरे दादाजी कभी स्कूल नहीं गए थे और हमारे गांव में सरकारी स्कूल नहीं था, तो अपने से बना करके वो स्कूल दिए। अपने उनके बनाए हुए मकान में 17 साल तक सरकारी स्कूल चला। तो एक जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गए थे, पढ़ाई नहीं किए थे, उन्होंने स्कूल बना कर दिया, तो ये भाव मन में हमेशा चलता था कि शिक्षा के लिए कुछ करना है। और इसी के तहत सन 2005 से मैं शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, शिक्षाकर्मी के रूप में। और मैंने मेडिकल डेंटल की पढ़ाई छोड़ के शिक्षाकर्मी वर्ग 1 वर्ग 2 की नौकरी छोड़ के वर्ग 3 प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया। इसी दौरान मेरा जो परिचय है आदरणीय शिक्षा सचिव श्री नंद कुमार जी से हुआ छत्तीसगढ़ के, और उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से जीवन विद्या का पहला परिचय शिविर मैंने किया। और शिविर करने के बाद पहले शिविर से ही मुझे इनकी जो बातें हैं शिविर में आदरणीय ए नागराज जी ने जो दर्शन के माध्यम से बताए हैं कि मानव क्या है, मानव की जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, मानव समाज एक, मानव मूल्य एक, मानव लक्ष्य एक, पूरी धरती एक कैसे है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना कैसे होगी और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है। इन सारी बातें जो है इस दर्शन में पूरा एक मानव का बचपन से लेकर के अंतिम यात्रा तक का अध्ययन, शिक्षा का मानवीकरण का अध्ययन, ये सारी बातें इस दर्शन में हैं। और ये बातें पहले शिविर से मुझे इतना मन को प्रभावित किया, प्रेरित किया कि पहले शिविर से ही मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस बात को पूरा समझना है। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस समय मैंने पहला परिचय शिविर किया उसी समय से ही इसका 1 वर्षीय अध्ययन शिविर का शुरुआत यहाँ, जहाँ पर मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास अभिदय संस्थान अछोटी में इसका SCRT छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा यहाँ पर 1 वर्षीय अध्ययन शिविर का आयोजन किया गया और उस शिविर में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के जो के नियमानुसार यहाँ 1 वर्ष तक मैं लगातार रहा मानवीय शिक्षा शोध केंद्र अछोटी में, और 1 वर्ष तक मध्यस्थ दर्शन की सारी बातों को विधिवत यहाँ के जो आदरणीय प्रबोधकों के द्वारा मैंने इस बात को समझा और समझने के बाद में इसको कैसे अपने जीवन में उतार पाऊँ, किस तरह से इनकी एक एक बातों को मैं जी पाऊँ, इस गहरी निष्ठा को लेते हुए मैंने इसका शुरुआत अपने पर प्रयोग के रूप में किया। उस प्रयोग के दौरान जैसे कि अभी आपने बताया है कि मैंने विवाह भी इसी पद्धति से, जीवन विद्या पद्धति से किया आदरणीय ए नागराज जी के मार्गदर्शन में, और मैंने शादी को भी बहुत ही कम अच्छे सादगीपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया। साथ में मध्यस्थ दर्शन के जो कोटेशंस हैं, सूत्र हैं और सुक्ति वाक्य हैं, मतलब एक स्कूल कैसा हो इसमें भी इस दर्शन में पूरे इसके बारे में विधिवत वर्णन है, एक शिक्षक कैसा हो इसके बारे में भी इस दर्शन में विधिवत वर्णन है। तो उन चीज़ों को मैंने अपने वेतन के पैसे का लगभग 1 लाख रुपए खर्च करके अपने स्कूल में सुक्ति वाक्य, जीवन विद्या से संबंधित पेंटिंग्स और चित्र मतलब से सजाया है। और इस बात को देखने के लिए, इस पेंटिंग्स को देखने के लिए MPSCRT, CGSCRT, बॉम्बे SCRT, दिल्ली SCRT, अमेरिका से इंटरनेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, लंदन से टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट, छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अरविंदो आश्रम, इसके अलावा अनेक जगहों से लोग आते रहते हैं और इन बातों को देख करके, स्कूल को भवन को देख करके, स्कूल भवन में सूत्रित इन वाक्यों को देख करके उनके मन में भी एक निष्ठा जागृत होती है कि मानव और का उद्देश्य क्या है और शिक्षा कैसे हो, स्कूल कैसा हो और विद्यार्थी कैसे हो, ये बातें उनको प्रेरित करती है, जो मुझे बहुत ही उत्साहित करती है। और आगे चल करके इस दर्शन में एक और बात है कि स्वधनपूर्वक जीना, स्वधनपूर्वक जीना, तो ये बातें मुझे इतनी गहरी छुआ कि मैंने पहला शिविर करते हुए ये निर्णय लिया। उस समय मेरा वेतन मात्र 3000 रुपये था कि जब भी अब मुझे जितना भी सैलरी से जो पैसा मिलेगा, वेतन से जो पैसा मिलेगा, उसका एक एक पैसा मैं सदुपयोग के अर्थ में लगाऊंगा और उस पैसे से मानव समाज के किस तरह से मैं परोपकार कर सकता हूँ इस दृष्टिकोण से उसको व्यय करूँगा। क्योंकि परिवार से, हमारे घर में खेती बाड़ी पर्याप्त है और उसके आय से हमारा परिवार, मेरा परिवार का गुजारा आराम से चल सकता है। तो वेतन के पैसे का, हर एक पैसे का मैंने समाज के लिए सदुपयोग करने का निर्णय लिया और तब से आज तक उस एक एक पैसे का मैं सदुपयोग करता हूँ। उसी के तहत आगे जब वेतन के पैसा और बढ़ता गया तो अभी
उसके 20 लाख रुपए से, सरकारी वेतन के पैसे के 20 लाख रुपए से मानवीय शिक्षा शोध केंद्र अभ्युदय संस्थान, मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तिनवाही जो मेरे गांव के पास में है, उस जगह पर मैंने उसको स्थापित किया और उसमें विधिवत शिविर के रूप में जीवन विद्या की इन बातों को, चेतना विकास में शिक्षा की इन बातों को, आदरणीय नागराज जी से जो कुछ समझे उन बातों को हम लोगों को निःशुल्क शिविर के माध्यम से समझाने का हम प्रयास में लगे हुए हैं। इसमें हर वर्ष दिवाली, दशहरा, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय में हम शिविर का आयोजन करते हैं और इसके अलावा हर महीने में एक स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गुरुकुल हमसेना उड़ीसा से जो है उनके माध्यम से होता है। तो जीवन विद्या की जो बातें हैं इस तरह से मतलब मेरे जीने में मतलब इसको मैंने समझ करके इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानलाल भाई जी। हमें और खुशी हो रही है कि आपकी सधर्मिणी बहन राखी जी, इनके पिताजी स्वयं शिक्षक हैं और 2009 में अध्ययन शिविर करने वाले प्रथम बैच के अध्ययनार्थी रहे। आप अभी बता रही थी कि कक्षा 9वीं में पढ़ते हुए अपने पिताजी के माध्यम से मध्यस्थ दर्शन का चेतना विकास मूल्य शिक्षा का थोड़ी झलक, थोड़ी सूचना आपको मिली और कितनी खुशी की बात है कि मध्यस्थ दर्शन में जीते हुए आपको जीवन साथी मिला और आप दोनों सहयोगी बन के परिवार व्यवस्था में इस दर्शन को जीते हुए औरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो मैं राखी बहन जी से आग्रह करूंगा कि दर्शन से जुड़ने के बाद आपकी क्या स्थिति गति है, एक महिला होने के नाते भी और एक शिक्षित बहन होने के नाते औरों के लिए आप कुछ बात इस दर्शन के संबंध में हम सबसे शेयर करें। राखी बहन जी। आप सभी को नमस्ते। मैं राखी, ग्राम तिनवाही महासमुंद से। जैसा कि सर जी ने बताया, मेरे पिताजी के माध्यम से उन्होंने अध्ययन शिविर कर रहे थे, तो उसके माध्यम से मेरा विद्या से जुड़ना हुआ। तो बाबा आदरणीय ए नागराज जी के वो यहाँ आते रहते थे, उनका सानिध्य मिला। तब तो बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि उम्र भी ऐसा था, 9th का गर्मी, फिर उस समय बच्चों का शिविर होता था और शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ अध्ययन शिविर 1 वर्षीय रहता था। तो उसी हिसाब से पापा से मिलने के नाम से यहाँ फिर मेरा विद्या से जुड़ना हुआ। तो मुझे मतलब मैंने बचपन से बाहर रह के पढ़ाई किया, तो ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ उस समय बहुत समझ में नहीं आता था कि मुझे यही करना है, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ है। और दादाजी भी टीचर रहे, तो झुकाव शिक्षा के प्रति शुरू से था, तो इससे जुड़ना हुआ। और मुझे जब मैंने पहला परिचय शिविर किया सत्यम बाल संस्थान में, तो लगा कि हाँ ये चीज़ से अपन खुश हो सकते हैं। और जो मतलब एक एज का एक रहता है ना, आवश्यकताएं, मैंने पढ़ा भी था कि हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। तो उससे परिचय शिविर से पता चला कि हाँ आवश्यकताएं तो अनलिमिटेड नहीं है, हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन अनलिमिटेड है। तो ये मुझे लगता है कि एक मतलब बैचलर लाइफ में शिक्षा में अगर हमारे शिक्षक इसको हम तक पहुंचा दें तो बहुत बड़ा उपकार बच्चों का हो सकता है। तो ये शिक्षा मुझे चेतना विकास मूल्य शिक्षा जीवन विद्या के माध्यम से मिल पाया कि हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड नहीं हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को समझ के साथ सही सही पहचान कर पाते हैं। अब वो मैं देख पाई, तो उससे एक कॉन्फिडेंस जो बनता है वो बच्चे पे आया, वो मुझ में आया, ये मैं देख पाई। और ये विद्या के माध्यम से ही हो पाया। और हम अपने भविष्य को कैसे एक मतलब उसको रास्ता दे सकते हैं, ये बाकी क्योंकि मैंने पढ़ा है और स्कूल लाइफ में ये मिला सौभाग्य से, तो ये मैं देख पाती हूँ कि हम कैसे अपनी आगे की स्टडी, आगे की पढ़ाई, आगे का जो हम कैरियर बोलते हैं उसको हम कैसे एक वे में ला सकते हैं और सुखद वे में ला सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख पाती हूँ, अभी भी ऐसा चल रहा है कि पढ़ाई करने के बाद एक बच्चे को 12th के बाद पता नहीं होता कि मैं क्या करूं। तो मुझे विद्या के माध्यम से पिताजी के सहयोग से यहाँ मानवीय शिक्षा केंद्र अछोटी के माध्यम से मुझे पता चला कि 12वीं के बाद मुझे क्या करना है।
कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, मैं क्या होना चाहती हूँ, मेरा आने का, इस धरती में आने का प्रयोजन क्या है। मुझे लगता है ये सभी प्रश्नों के उत्तर एक विद्यार्थी को विद्यार्थी काल में मिल जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि अगर एक शिक्षक चेतना विकास मूल्य शिक्षा का अध्ययन किया हो, विद्या में जीता हुआ हो, समझा हुआ हो, तो वो आराम से अपने विद्यार्थी को कन्वे कर सकता है। ये मुझे मिला क्योंकि यहाँ सभी शिक्षक उस हिसाब से अध्ययन कर रहे थे और उनके जीने में, उनके उसमें मुझे दिखता था। और जो शिक्षक मतलब अगर हम यहाँ के शिक्षक जो कर रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास था, और हम जिससे पढ़ते हैं अगर वो शिक्षक ही आत्मविश्वास संपन्न है तो वो बच्चे आराम से आत्मविश्वास उनके में कन्वे हो जाता है। अगर हम खुद आत्मविश्वास नहीं है तो बच्चे को हम नहीं दे पाते, और ये मुझे यहाँ के सानिध्य में रहते हुए मिला। तो मैं 12th के बाद मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से देख पाई, और मैंने इसी का आगे अध्ययन भी किया, चेतना विकास मूल्य शिक्षा का ही। तो मैं अपने में सुखी हूँ, ये मेरी उपलब्धि दिखती है। और परिवार में भी इसका खुशहालीपूर्ण वातावरण दिखता है क्योंकि पापा जी ने भी अध्ययन शिविर किया तो उनका प्रभाव घर पे भी देखी, और मुझे लगा कि ये करने के बाद मतलब एक पिता के रूप में, एक टीचर के रूप में पापा में भी काफ़ी बदलाव आए। और बचपन से ही ऐसा कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर, लेकिन पापा ने खुले दिल से हमको आगे इसमें बढ़ने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, और उनके माध्यम से बढ़ पाए। फिर उसी क्रम में इसी में ही रहना है। और मैं देख पाती हूँ अभी एक महिला का अगर हम अलग वे में चले जाएं शादी के बाद, तो उसी क्रम में श्रीमान जी से भी शादी हुई, और एक महिला को शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो वो अपन सिखा नहीं पाते बचपन में, ना हमारे कैरिकुलम में भी नहीं है कि आपको पढ़ के नौकरी करना है। ये हमको कन्वे हो जाता है आज की पढ़ाई में, वर्तमान पढ़ाई जिसको बोलते हैं, इसमें आज की पढ़ाई में नौकरी करना है, पैसा सैलरी मिलेगा, ये कन्वे हो जाता है। लेकिन हमको परिवार में जीना है, आज की पढ़ाई में कन्वे नहीं हो पाता है। ये हमको सिर्फ चेतना विकास मूल्य शिक्षा से मिल पाया, मुझे मिल पाया, इसका मैं आश्वस्ति दे सकती हूँ। और परिवार में रहना है, इसका ज्ञान तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही संभव है। और उसमें जो ऊपर नीचे आते हैं उसको कैसे हमको फेस करते हुए चलना है, इसका भी ज्ञान चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही मिला, मुझे मिला। और उसके माध्यम से हमारा शादी हुआ। शादी के बाद मैंने इन्हीं के स्कूल में पढ़ाने का सोचा, और जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, समझने के क्रम में होते हैं और वैसा जीते जाते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं, ऐसा भी मुझे लगा। और उसी क्रम में बहुत से लोगों का जुड़ना हुआ। मेरा भी अध्ययन निरंतर बना हुआ है, अभी जीने के क्रम में लगे हुए हैं, और मैं देख पाती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस विद्या के माध्यम से ही इस्टेब्लिश हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद राखी बहन जी। मध्यस्थ दर्शन केवल बोलने की नहीं बल्कि जीने की वस्तु है। आप दोनों की बातों से ये बात प्रमाणित होता है कि हम यहाँ 3 पीढ़ियों को एक साथ जीते हुए देख रहे हैं। राखी बहन जी ने अभी जिक्र किया कि इनके पिताजी स्वयं दर्शन से, ओतप्रोत दर्शन से विज्ञ एक शिक्षक हैं। तत्पश्चात आप परिवार सहित और आपके बेटा जी राघव जी के साथ एक तीसरी पीढ़ी को इस दर्शन के साथ में जीने के लिए तैयार हैं। तो मैंने मित्रों अभी कहा कि एक 3 पीढ़ी को हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जीते हुए देख पा रहे हैं। श्री गैंदलाल भाई चाहते तो अपने इस बेटा जी को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन गांव के एक छोटे प्राइमरी स्कूल में उनको अपने साथ रख करके पढ़ाने का पूरा जिम्मा लिए हैं। और ये आज हम जैसे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का वस्तु है कि हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो मैं
गेंदलाल भाई जी से आग्रह करूंगा कि अपने बेटा जी के संबंध में और हम सबको कुछ विशेष बात से अवगत कराएं। धन्यवाद सर जी। राघव बेटा जी मेरे साथ सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, जहां मैं पढ़ाता हूं उसी स्कूल में। और इनकी दिनचर्या मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह 5 बजे बिल्कुल ये उठते हैं और 5 से 7 हम लोगों का सुबह की पढ़ाई होती है और वो जीवन विद्या की पढ़ाई होती है। और शाम को हम लोग 7 से 9 पढ़ाई करते हैं। और साथ में मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे अभी कोरोना के समय में हम लोग जो भी काम मैं करता हूँ सारे काम में सहभागी होते हैं, है ना। चाहे खेती का काम हो, गौशाला का काम हो। हम लोगों ने गाय रखना जो प्रारंभ किया इनके जीत के नाम से, और बच्चों की अच्छी जीत पूरा करना चाहिए हर पालक को, मुझे ऐसा लगता है। इनका इच्छा था कि गाय रखना है, गाय रखना है, गाय रखना है, तो गाय रखे हम लोग। और गाय को कम से कम पिछले 2-3 महीने से बहुत अच्छे से हम लोग उसको कर पा रहे हैं। तो आइए राघव बेटा जैसे कुछ बात करते हैं। आप जीवन विद्या चेतना विकास में शिक्षा की पढ़ाई करते हैं हमारे स्कूल में भी, क्योंकि मेरा स्कूल एक शिक्षकी विद्यालय है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन विद्या की बातें ही हम पढ़ा पाते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा। जीवन विद्या में आप क्या क्या चीज़ समझे? जैसे उसमें एक पाठ है अ से अम्मा, क्या क्या चीज़ जानते हैं बताइए। अ से अम्मा, और प से परिवार, हाँ, और आ से आहार, और ब से बहन भाई, भ से भला, न से नमन, हाँ, ज्ञ से ज्ञान, है ना। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा आप जीवन विद्या में और क्या क्या चीज़ समझे? जीवन विद्या में और क्या क्या चीज़ आप पढ़ते हैं आप जो है? न्याय धर्म और सत्य वाला। न्याय धर्म और सत्य के बारे में। और बस। आपको और किसी कुछ परिभाषाएं याद है? जैसे मानव के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, समाधान के बारे में, समृद्धि के बारे में, किसका परिभाषा याद है? नहीं याद है। समाधान माने क्या होता है? हर कार्यों का उत्तर। समृद्धि मतलब अभाव का अभाव। हाँ, इससे मतलब छोटी छोटी बातें हैं, अभी इसको परिभाषा याद है, लेकिन आगे चल करके ये बातें जो हैं मतलब मोटिवेट करता है। और मुझे लगता है कि बच्चा जो जब सरकारी स्कूल में पढ़ता है बाकी और बच्चों को देखता है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 4 साल की उम्र से हिंदी की कोई भी पुस्तक या इंग्लिश से कोई भी पुस्तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ने आता है और अपने से छोटे क्लास के बच्चों को भी पढ़ा पाता है। तो ये सारी बातें जो हैं जीवन विद्या से हमको मोटिवेशनल मिला। तो धन्यवाद जीवन विद्या, धन्यवाद आदरणीय नागराज जी, धन्यवाद अभ्युदय संस्थान अछोटी। नमस्ते। भाइयों और बहनों, विशेष प्रस्तुति के इस प्रथम भाग में आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षकों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर 1 वर्षीय अध्ययन शिविर करने का महत्वपूर्ण अवसर मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी में प्राप्त हुआ, और इसके लिए किस किस तरह से प्रबोधकों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इन शिक्षकों पर शोध करने के क्रम में आप यह भी देख पाए कि उनमें अध्ययन के बाद किस तरह से एक सार्थक प्रभाव पड़ा। इस विशेष प्रस्तुति की कड़ी में द्वितीय भाग में आप यह देख सकेंगे कि अध्ययनशील शिक्षकों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अलावा स्वयं, परिवार व परिवार समूह में कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सभी अध्ययनशील शिक्षकों की ओर से मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने हम सबको आज इस स्थिति तक पहुँचाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। इनमें परम श्रद्धेय ए नागराज जी और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ही मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ ही साथ अध्ययनशील शिक्षकों पर शोध करने के क्रम में डॉक्टर राधेश्याम बघेल जी और डॉक्टर अवधेश पटेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और परिवार की प्रस्तुति के क्रम में राखी दीदी और गेंदलाल भाई जी के परिवार के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। और तकनीकी सहयोग के लिए हमारे चंद्रशेखर भाई जी के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता।